Yes, beta. In previous class, what we had done, we learned about respiration, types of respiration, and glucose breakdown. ठीक है, that we learned. And we learned difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहेगी और उसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। अब उसको हम देखते हैं कैसे। सो पहले मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा देता हूँ। उसके हम पार्ट्स एक बार देख लेते हैं, फिर हम ये थोड़ी सी थ्योरी है पढ़ेंगे और इस पे हम नोट्स बनाएंगे। मेरे पढ़ाने के बाद बेटा बुक्स जरूर पढ़नी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे, टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, वहां पे ये डायग्राम मिलेगी। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या चीजें हैं, अब आप जरा ध्यान से देखिए। और ये डायग्राम में आपको क्या बनाना है, इस डायग्राम में ह्यूमन बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनल वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा और रिब्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम जब ऑक्सीजन इन करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी नोज से एंटर करेगा। तो ये जो नोज है ना, नोज वाले पोर्शन, ये जो नोज में होल है, इसे कहते हैं नेसल पैसेज। नोज से जो ऑक्सीजन है वो जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप। ध्यान से देखना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से समझना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नोज के थ्रू हमारे ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप होता है ऐसे ही जैसे फूड पाइप होता है इसोफेगस, तो ऐसे ही हवा जाने वाली जो पाइप है उसे कहते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद जो ऑक्सीजन है वो जाएगा ब्रोंकाई में। डिविजन्स हो रही है, ट्रैकिया की जो डिविजन्स है ना, ब्रांच, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ऑक्सीजन जाता है हमारा ब्रोंक्यूल्स। ये नाम ध्यान से देखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये चला जाएगा ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स या बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में। ब्लड के बाद ऑक्सीजन जाएगी सेल्स के अंदर। सेल में ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में बनेगा CO2। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है, ये ऑक्सीजन का बताया, और CO2 बनती है। अब CO2 फिर से ब्लड में आएगी, ब्लड से एल्वेलाई में आएगी, मतलब लंग्स, और लंग से हम CO2 को बाहर फेंक देते हैं, ऐसा ही चलता है। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप इसे ध्यान से देखिए। दिस इज नोज। नोज का जो ये होल होता है ना, इसे कहते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से ऑक्सीजन जाता है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस पूरी पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो ट्रैकिया के अंदर आपको गोल गोल रिंग्स दिख रही हैं। आप अपना गला पकड़ो, आप अपना गला पकड़ के देखो, पकड़ोगे ना अपना गला, तो ये गोल गोल सा फील भी होगा आपको। तो ये ट्रैकिया होता है। जो ट्रैकिया है इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। विंड पाइप ये डिवाइड हो रही है, इस डिवीजन को कहते हैं ब्रोंकाई। फिर ये फर्दर डिवाइड हो रही है, इस तरह से देखो और ब्रांचेस बन रही हैं, उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये गोल गोल सी स्ट्रक्चर है, इसको मैग्नीफाई कर देना तो ऐसा दिखता है। ये गोल गोल सी स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर फाइनली जाके सारी गैस स्टोर होती है और वहां से हमारे ब्लड में चली जाती है, एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है। डिफ्यूजन यू नो। तो ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल में जाएगी, सेल ऑक्सीजन को यूज करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। CO2 को दोबारा से एल्वेलाई में डाल दिया जाएगा ब्लड के थ्रू, मतलब लंग्स, और लंग से उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अब जो ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया में लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ये गला है जहाँ पे माउथ खत्म हो रहा है वो फेरिंग्स है, उसके नीचे ये हुड सी निकली होती है गले में ना, ये जहां से हम बोलते हैं, ये चोंच सी निकली होती है तिखी सी गले में ना, किसी किसी के दिखती है किसी के नहीं दिखती। तो ये लैरिंग्स है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये विंड पाइप है, और विंड पाइप का टेक्निकल नेम है ट्रैकिया। ऑक्सीजन का क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो आपको जो यहाँ पे मेन पार्ट्स याद रखने हैं, नोज, ट्रैकिया,
विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है ये बता दिया। इसे कहते हैं इनहेलेशन। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना known by the name of inhalation। तो ये इनहेलेशन आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड, इसको हम पढ़ लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली रेस्पिरेशन है क्या, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो हमारे लंग्स इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस एंड फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू द गिल्स। तो अब इसी तरह से जैसे ये मैंने ह्यूमन का दिखाया, तो फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं। अब आपने देखा होगा एक्वेरियम में जो फिश होती है ना, अपना मुंह जल्दी जल्दी खोलती बंद करती है, खोलती बंद करती है। तो ये थोड़ी क्यों पानी पी रही होती है, वो मुंह खोलना बंद करना मतलब वो पानी को अपने गिल्स के पास ले जाती है और वहां से ऑक्सीजन निकाल लेती है। तो अब देखो ये लाइन पढ़ो, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, ओके। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू द गिल्स, ओके। Since availability of oxygen is less in aquatic environment, the breathing rate of aquatic organism is faster। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ से। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना aquatic animals has fast rate of breathing। Why? aquatic animals की rate of breathing fast होती है, क्यों होती है? Why aquatic animals have faster rate of breathing? तो आंसर ये 3 लाइनों में है जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे किया हुआ है। क्या है 3 लाइनें कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस, कि जो पानी है पानी में ऑक्सीजन कम होता है, तो फिशेस को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए वो पानी को बार बार अपने गिल्स के पास फेंकती है, जिस कारण उसका रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। मतलब आप इस चीज को ऐसे समझो, जैसे आप नॉर्मल बैठे हो, तो नॉर्मल बैठे हो तो आपको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, बट मैं आपको बोलूं रनिंग करो, तो रनिंग करोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी। सांस फूलना मतलब आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बैठने पे जितनी ऑक्सीजन चाहिए मिल रही है। बट जब हम रनिंग करेंगे ना तो हमें बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए हम अपना मुंह भी खोल लेते हैं, हाँफने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गई। अब यहाँ पे फिशेस में क्या है, फिशेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि पानी में ऑक्सीजन कम होता है, तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ब्रीदिंग ज्यादा करते हैं, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्ट। सो व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग? बिकॉज इन एक्वाटिक एनिमल्स the availability of oxygen in water is less, aquatic environment means water is less, so to fulfill oxygen requirement the rate of breathing is fast। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी ऑडियो को सुन के आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आंसर ये 3 लाइनें आप लिख लीजिएगा कॉपी में, या आप खुद बना सकते हैं। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। अब इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे स्पायरेकल्स या ट्रैकिया कह देते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैज डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लैंड पे रहते हैं ना, जैसे ह्यूमन हो गए और कुछ एनिमल हो गए, उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो जमीन पे रहते हैं उनके पास लंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गया, बुफेलो हो गया, ये जितने भी आपके सराउंडिंग में एनिमल दिखते हैं लैंड के ऊपर, दे ऑल आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और इनके पास लंग्स होते हैं। और जो पानी में हैं फिशेस, उनके पास गिल्स हैं। और हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लो है एज कंपेयर टू वाटर वाले एनिमल्स। हमारी ब्रीदिंग क्यों स्लो है? क्योंकि हम एक बार सांस लेते हैं हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है, तो हमें रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हम रनिंग करेंगे तो हमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी सांस फूलती है, यानी रनिंग के टाइम पे रेट ऑफ ब्रीदिंग हमारी बढ़ जाएगी, अदरवाइज हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लोअर है। तो यहाँ से आप बेटा क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ मैं जो भी आपको पेज दिखा रहा हूँ उसको वीडियो को पॉज करो, वहां से आप क्वेश्चंस बनाओ। जितना खुद बनाओगे ना बेटा, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर हाईलाइट कर दिया, उतना आपका ब्रेन बढ़ेगा। और जितना स्पून फीडर बनोगे उतना आप बैकवर्ड जाओगे। स्पून फीडिंग कम से कम करो,
बुक को पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, और जो मैं पेज शेयर कर रहा हूँ ये वीडियोस, उसको रोक के वहां से आप नोट्स बनाओ, तो आपकी नॉलेज बेटा बढ़ेगी। नॉलेज इसी तरीके से बढ़ती है, और मेहनत तो करनी पड़ती है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर हार्ड वर्क। अब देखो, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये मैंने पहले बता दिया और ये रीडिंग मैंने बाद में की, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक बार मैं दोबारा बता दूं, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी डायग्राम है। जब आप कॉपी में बनाओगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला, ये हड्डियां भी नहीं बनानी, सिर्फ ये वाला नोज, ट्रैकिया, ये डिविजन्स दिखा देनी है ये वाली इतनी, और इसी के ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर या एल्वेलाई दिखा देना है। इसको भी नहीं बनाना, ना तो बंदा बनाना है, ना ये हड्डियां बनानी है ना, ये सिर्फ ये इंटरनल, ये इतना बना देना आपने। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, नोज है ना, नोज नेसल पैसेज, नोज के बाद ये पाइप, इसे कहते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, ये डिवाइड हो रहा है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, फिर डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रांचेस। इन ब्रांचेस के ऊपर गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स हैं, इन गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स को एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे लंग्स के अंदर है ये सारा कुछ। अब क्या होता है कि ये जहाँ पे हमारा लंग्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। अब जैसे ना आप सांस खींचो, जैसे ही आप सांस खींचोगे तो आपकी चेस्ट फूल जाएगी, यानी लंग्स में हवा भर जाएगी, ये डायफ्राम अंदर को चला जाएगा आगे, और सांस छोड़ोगे तो चेस्ट नीचे और ये डायफ्राम फूल जाएगा। तो ऐसा होता है, ये इसको एक्सपैंड होने और कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है डायफ्राम, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या एक्सप्लेन रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा। तो आप इनहेलेशन बताएंगे कि ऑक्सीजन आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, फिर क्या होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो एल्वेलाई है ये क्या है, व्हाट इज एल्वेलाई? तो एल्वेलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर at the end of bronchioles, at the end of bronchioles. What is the function of alveoli? Alveoli is a muscular bag like structure or balloon like structure which help in the exchange of gas। मतलब इसमें अंदर हवा भर जाती है, हवा भर जाएगी तो उसको ब्लड में भेज देगा और CO2 को यहाँ से लाके बाहर निकाल देगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैस करने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा बताया है, इसको आप नोट कर लेना बाद में वीडियो देख के। अब आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो मैंने आपको ये जनरल सा बता दिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स मिलेंगी यहाँ पे, अब हम इसको देख लेते हैं। देखो जी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रीदिंग इन ह्यूमन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अटैच्ड टू रिब एंड डायफ्राम। मतलब क्या है कहने का कि ये है हमारा इंटरनल पार्ट, इसके साथ में मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है गैस को अंदर करने के लिए और बाहर कराने के लिए। तो ये यही मतलब है, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी लंग्स के अंदर और लंग्स के आउटर सरफेस पे, एंड अटैच टू रिब्स एंड डायफ्राम। तो रिब्स और डायफ्राम आपको मैंने बता दिया। व्हेन डोप शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट it becomes flattened and ribs cage expand due to the action of intercostal muscle. The volume of lungs increases and pressure drops down and the air from outside gushes in। मतलब उसे कहते हैं इनहेलेशन। जैसे आप सांस खींचते हो, तो जब आप सांस खींचते हो तो आपकी लंग्स में हवा भर जाती है। कैसे भरती है ये हवा, वही बता रहा है कि जब आप सांस खींचते हो तो आपके नोज से ऑक्सीजन या एयर आपके लंग्स में भर जाएगी, ये भरने का प्रोसेस बता रहा है। तो ये जस्ट पढ़ लेना, ये पूछते नहीं है पेपर में। जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप सांस खींचते हो तो लंग्स में प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन या एयर हमारे लंग्स में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन। मतलब सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन और एक्सहेल। टू एक्सहेल डायफ्राम रिलैक्स becomes dome shaped again, chest cavity contract due to action of intercostal muscle, the volume inside the lungs decreases and pressure increases and air is forced out of the lungs। मतलब ये डिफ्यूजन प्रोसेस की बात कर रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो सिस्टम ऐसा बन जाता है कि बाहर प्रेशर ज्यादा, लंग्स में कम, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो बाहर का प्रेशर कम होता है, लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन बाहर। अब देखो, inhaled air increases the concentration of oxygen in alveoli, so oxygen simply diffuses into the surrounding blood vessel। ठीक है जी।
तो जब आप इनहेल करोगे, मतलब ये वाला प्रोसेस इनहेल करोगे, तो ऑक्सीजन लंग्स में चला जाएगा, ये सारा लंग्स का पार्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ब्लड में कम होगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो चला जाएगा ब्लड में। तो इसको आप थोड़ा सा धीरे धीरे बैठ के पढ़ोगे ना, मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक से या वीडियो को सुनोगे दोबारा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारा लंग्स का पार्ट है ये सारा। तो ऑक्सीजन गई लंग्स में, लंग्स से जाएगा ब्लड में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको। Blood coming from the cell has more concentration of carbon dioxide than outside air। मतलब ये जनरल फिजियोलॉजी बता रहा है मेन में कि होता क्या है। Air and thus carbon dioxide simply diffuses out of the blood vessel into the alveoli। मतलब क्या कहने का कि सेल्स में ऑक्सीजन अपना गया, तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, एनर्जी बनेगी, साथ में CO2 बनेगा। जो ये CO2 बनेगा ये दोबारा ब्लड में आ जाएगा, फिर ब्लड से लंग्स में आएगा, और लंग्स से हम उसको बाहर निकाल देंगे CO2 को। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये इनटेक की डायग्राम है, ऑक्सीजन इनटेक, जिसे हम इनहलेशन के नाम से जान रहे हैं। ओके जी। Thus breathing take place due to combined action of intercostal muscle and diaphragm, while the exchange of gases take place due to simple diffusion। मतलब हमारी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो लंग्स के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण हो रहा है। तो यहाँ से कुछ लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, जस्ट एक आपको फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन बताया कि होता क्या क्या है, क्योंकि अभी हम इसको और डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो ये पेज आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि क्या क्या होता है। अभी हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब जब हम आगे जाते हैं तो क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। ये हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन नोज के थ्रू जाएगा, नोज में जो छेद है ना इसे नोस्ट्रिल कह देते हैं। द एयर पासिंग थ्रू नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर। मतलब हमारे नाक में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो फिल्टर कर देते हैं डस्ट को। दैट लाइन द पैसेज। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। हमारे नाक में वो लिक्विड लिक्विड सा होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस, which help in this process। मतलब वो भी डस्ट को रोक लेता है। From here air passes through throat and into the lungs। Ring of cartilages are present in the throat। ये जो गोल 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 दिख रहा है इसे हम कहते हैं ring of cartilages, और ये पूरी पाइप का नाम है ट्रैकिया। These ensure that the air passes does not collapse। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, what is the role of ring of cartilages। मतलब जो ये हमारे गले में ये गोल गोल से रिंग्स हैं, इसे कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। इसका क्या रोल है, इसका रोल होता है कि अगर हमारे गले में हवा है या नहीं है तो ये मसल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता। जैसे बैलून है, बैलून में आप हवा भरो तो फैल जाता है, हवा निकालो तो वो जुड़ जाता है वो। तो ये जुड़ने नहीं देगा, ये गैप को मेंटेन रखेगा। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो मसल्स को आपस में जुड़ने नहीं देगा। तो जुड़ने नहीं देगा तो इसे बोलेंगे डज नॉट कोलैप्स। तो व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। तो आप बताइए, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस डू नॉट अलाउ द कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज। ठीक है जी, वो आपको कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज को रोकते हैं। सो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन थ्रोट, दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। मतलब ये बंद नहीं होगा, ये खुला ही रहता है, तो एयर आ भी सकती है, CO2 निकल भी सकती है। सो जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब हम एयर लेंगे तो वो नोज के थ्रू जाएगा, नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर और लिक्विड होता है जो डस्ट को रोक लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और फिर जो फिल्टर होने के बाद जो प्योर हवा है वो हमारी बॉडी में जाएगी। तो हमारी बॉडी में वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाएगी। अब ट्रैकिया में गोल गोल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, अपना गला पकड़ के देखो, गोल गोल फील होगा, पकड़ के देखो आपको गोल गोल फील होगा। ठीक है, तो वो गोल गोल को कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। तो ये 2 लाइनें लिखनी है। तो क्या रोल है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन थ्रोट, मतलब विंड पाइप। These ensure that air passes does not collapse। मतलब कि एयर का आना और जाना रुके ना, ये इंश्योर करता है। तो ये हमेशा खुला रहेगा, तो खुला रहेगा तो एयर आए भी सकता है और जा भी सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, हाँ जी, अब देखिए, अब मैंने और थोड़ी डिटेल्ड स्ट्रक्चर निकाली आपको समझाने के लिए। देखो रिंग रिंग दिख रहा है ना, तो ये मसल्स आपस में जुड़ेंगी नहीं, यानी हवा आ भी सकती है, जा भी सकती है। अब देखो, हमने सांस खींची, एयर गया यहाँ से, मुंह से हम फूड खाते हैं। तो कई बार क्या होता है
कि हम खाना खाते हैं ना, तो खाना फूड पाइप की बजाय ये वाली साइड ना, रेड वाला जो मैंने दिखाया, रेड वाला ये फूड पाइप है। ये एयर गया यहाँ से, ये एयर जो ब्लू लाइन दिखाया है ये एयर, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप है। तो कई बार हम खाना खाते हुए बोलते हैं ना, तो फूड यहाँ एंटर कर जाता है गलती से, और फिर हमें खांसी इतनी जोर से आती है कि जो फूड है ना, नाक में कान में ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, और जलन सी शुरू हो जाती है। तो ये गॉड ने नेचुरल सिस्टम बनाया है कि अगर फूड यहाँ की बजाय यहाँ चले जाए तो हमें खांसी आएगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे एक गॉड ने ढक्कन भी लगाया, ये ढक्कन जैसा दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये एपिग्लॉटिस नीचे आ जाता है और फूड को यहाँ रेड वाली लाइन में जाने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप विच डू नॉट अलाउ द फूड टू एंटर इन विंड पाइप। ठीक है, ये जो पीछे पतली सी पाइप जा रही है, ये है आपका फूड पाइप, इसोफेगस। और ये जो आपको ब्लू ब्लू सी गोल गोल सी दिख रही है, ये है आपकी ट्रैक या विंड पाइप। तो विंड पाइप के अंदर फूड ना जाए, इसके लिए गॉड ने एक ढक्कन लगाया हुआ है। क्या नाम है इस ढक्कन का? क्या नाम है बेटा इस ढक्कन का? ये रहा, क्या नाम है ढक्कन का रितिका? व्हाट इज द नेम ऑफ Epiglottis. ढक्कन? Epiglottis. एपिग्लॉटिस। तो व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which do not allow the food to enter in windpipe। तो बस ये यहाँ पे आपको बताना था एडिशनल, सो यू कैन जस्ट कीप इन माइंड। तो बाकी चीजें सारी एक्स्ट्रा हैं, ये चीजें नहीं चाहिए। सो व्हाट इज एपिग्लॉटिस? विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब फूड यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता है या जब हम फूड खाते हैं, तो ये उस टाइम बंद कर लेता है निकलने के टाइम पे, ताकि फूड यहाँ पे ना जाए। बट कई बार जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, तो आपका फूड पहले पहुंच जाता है इसके बंद होने से पहले, तो जैसे ही यहाँ फूड पहुंचेगा तो आपको जोर से खांसी आएगी, और आपके नाक से फूड निकल जाता है बाहर, आपने देखा होगा, और कान पे भी जलन शुरू हो जाती है। मतलब वो नेचुरल डिफेंस है सिस्टम हमारी बॉडी का, कि अगर फूड गलत जगह पे जाएगा तो खांसी आ जाएगी, और वो सारा फूड जो था नाक के थ्रू मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये डायग्राम नहीं बनानी है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्वेश्चन आप खुद बनाइए, आंसर मैंने बता दिया। इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच डू नॉट अलाउ द फूड टू एंटर इन विंड पाइप। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन है, which do not allow the food to enter in wind pipes, just keep in mind। अब आगे चलते हैं। अब देखो फिर से आ गया रेस्पिरेशन ह्यूमन, अब ये पूरा डिटेल में आ गया, तो ये डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पूरा प्रोसेस भी मैं पीछे बता चुका हूँ, तो इसको हमें दोबारा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन का मैंने आंसर भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज एल्वेलाई। These are balloon like structures। ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे हम बैलून जैसा बोल रहे हैं। These are balloon like structures which provide more surface area for exchange of gases। मतलब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं which provide more surface area for exchange of gases, इसे हम कह देते हैं alveoli। वीडियो पॉज करके alveoli की डेफिनेशन लिख लेना और फंक्शन लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ पे एक बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है इसमें? कह रहा है इफ द एल्वियुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट। मतलब क्या कहने का, कि जो ये हमारा एल्विलाई है इसको हम कट करके फैला दें, इसको कट कर दो, कट करके फैला दो, तो क्या होगा? इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर। मतलब ये इतना लंबा होगा, ये 80 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। 80 मीटर, 80 मीटर समझ सपोज कर लो कितना होता है, पता है ना आपको, कपड़ा खरीदने जाते हैं मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कपड़े खरीद के लाते हो, तो 80 मीटर मतलब हम अपने लंग्स की एल्विलाई को कट करके फैला दें कपड़ों की तरह, तो ये कितना लंबा हो जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर। इतने बड़े तो लोगों के घर भी नहीं होते कईयों के। सो हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया? आप सोचो मैथ्स लगा के, कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस। तो समझ लो हमारे लंग्स में इतनी जगह है, मतलब जब हम हवा लेते हैं तो इतनी हवा अंदर जाती है और वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। सो इट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि हम एल्विलाई सरफेस को अगर कट करके कपड़ों की तरह फैला दें लंबा लंबा, तो ये 80 मीटर स्क्वायर, सोच लो 80 मीटर स्क्वायर कितना होता है। कपड़ा खरीदने जाते हैं ना 1 मीटर 2 मीटर, तो वो एक हाथ से ज्यादा होता है 1 मीटर, तो 80 हाथ ज्यादा, 80 हाथ ज्यादा मतलब काफी बड़ा एरिया हो जाता है 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन की जो फुटबॉल ग्राउंड होता है ना उतना बड़ा, या जो आपका टिप आपका ये क्या कहते हैं टेनिस वाला, टेनिस बोल रहा हूँ, ये बस ऐसे याद रखो फुटबॉल ग्राउंड जितना उसके आसपास एरिया बनेगा। अब चलते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन डिटेल। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन रेस्पिरेशन प्रोसेस इन डिटेल,
तो आपने डायग्राम कोई नहीं बनानी, बस ये 2 स्टेप बताने हैं कि रेस्पिरेशन अकर इन 2 स्टेप, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, वहां से सेल्स में जाएगी, CO2 बनेगी। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो CO2 बनी थी वो वापस लंग्स में आएगी और लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इसको एक्सप्लेन करो पूरा, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिटेल, तो आप बताइए कि जो हमारा रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस है ये 2 स्टेप का है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, ये डिफरेंस बता रखा है, तो आप ये डिफरेंस बाद में पढ़ लेना। इसमें जो हमारा मेन डिटेल है जो हमें पता होना चाहिए वो ये है, ठीक है जी। इसको आप समझिए जरा ध्यान से क्या मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है ये 2 स्टेप्स का बना हुआ है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, ऑक्सीजन नोज के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल्स में, सेल उसको यूज करेंगे, CO2 बनाएंगे। जो CO2 बनेगी एक्सहेलेशन, वो ब्लड में मिल जाएगी, ब्लड से लंग्स में आएगी, लंग्स से वो नोज, नोज से वो बाहर। तो ये 2 प्रोसेस आपने लिखने हैं कि अगर पेपर में आ जाए भी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो बताइए रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म 2 स्टेप का है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है ये फ्लो चार्ट बना दीजिए, एक्सहेलेशन में क्या होता है ये फ्लो चार्ट बना दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अब ये डिफरेंस देख लो, इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट एक्सपैंड, मतलब जब आप सांस लेते हो तो छाती फूल जाएगी, रिब्स अपलिफ्ट, डायफ्राम बिकम फ्लैट, तो डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, ये डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम, ठीक है। एक्सहेलेशन में ये मूव अप, ठीक है, और उस तरह से वो फ्लैट हो जाएगा, दूसरी साइड का देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंश्योर्स द एंटर्स द लंग। एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव्स डाउन एंड डायफ्राम बिकम डोम शेप। सो एक्सहेलेशन में ये ऐसे डोम शेप हो जाएगा, ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, इस तरह से ये निकल जाएगा। तो ये तो एक तरह का डिफरेंस हो गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। क्वेश्चन क्या बना हमारा, हमारा क्वेश्चन वही है कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन डिटेल। सो रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा, आप ये फ्लो चार्ट बनाएं कि इनहेलेशन में ऑक्सीजन नोज के थ्रू लंग्स में जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से सेल्स में, सेल उसको यूज करेंगे, CO2 बनाएंगे, तो ये होगा इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि जो CO2 बना है वो ब्लड में आएगा, दोबारा ब्लड से लंग्स में आएगा और लंग्स के थ्रू नोज, नोज से वो बाहर। तो ये 2 स्टेप आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देने हैं, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, हल्का सा पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन लंग्स में लेके जाते हैं और लंग से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है तो सारा ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में या कुछ बच जाता है, सारा नहीं जाता, कुछ बच जाता है, जो बच गया उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी तरह जब हम CO2 बाहर निकालते हैं तो सारी CO2 बाहर निकल जाती है या कुछ बच जाती है, सारी कभी नहीं निकलती, कुछ बच जाती है, जो बच गई उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कि कुछ वहां पे बच जाता है, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। इसके बचने का क्या फायदा होता है, इसके बचने का ये फायदा होता है कि जब हम मान लो दोबारा ऑक्सीजन खींचेंगे तो जो पहले से यहाँ ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली जाएगी। इसी तरह जब हम CO2 बाहर निकालेंगे तो जो पहले से CO2 है वो जल्दी बाहर निकल जाती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का ये फायदा होता है कि वहां पे पहले से रिजर्व है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फिर फटाफट कंबाइन हो जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आपके पास 100 रुपए बैकअप में पड़े हैं, ठीक है, पॉकेट मनी आपके पास पड़ी है 100 रुपए, पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए, तो आपके पास जो पहले का 100 रुपए आप उसको खर्च दोगे क्योंकि आपको 100 रुपए मिल गए, तो आपके पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। अब मान लो पापा आपको दे ही नहीं रहे पॉकेट मनी, तो जो आपके पास पड़ा है वो खर्चोगे नहीं। तो ऐसे ही लंग्स के साथ है कि लंग्स कुछ ऑक्सीजन स्टोर कर लेता है, जब नया ऑक्सीजन आता है तो उसको यूज कर लेता है, इसको स्टोर कर लेगा। इसी तरह CO2 के साथ करता है। तो बिल्कुल वही एग्जांपल है रेसिडुअल वॉल्यूम, जैसे आप अपनी पॉकेट मनी के साथ करते हो। मान लो पापा आपको हर हफ्ते 100 रुपए देते हैं, तो
एक 100 रुपये आपने बचा के रख लिया, अगले हफ्ते पापा ने 100 रुपये दिए तो आप 100 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक फिर से रिजर्व में हो गया, तो वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। उससे अब मान लो पापा दे ही नहीं रहे तो आप उसको नहीं खर्च कर पाओगे, तो वही चीज है रेसिडुअल वॉल्यूम का, ये बेनिफिट है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. Instead, respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human, respiratory pigment is hemoglobin. अब एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड में ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीजन को सेल्स में लेके जाता है, क्योंकि लंग्स तक तो आ गया ऑक्सीजन, अब लंग्स के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड से सेल्स में जाएगा, ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है वहां तक, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगी। याद रख लो कि लंग्स तक तो पहुंच गई ऑक्सीजन, ब्लड में भी पहुंच गई, अब ब्लड के बाद उसने सेल्स में जाना है, तो सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो। हीमोग्लोबिन कहते हैं आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल को हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका ब्लड में 3 कंपोनेंट है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, 3-4 कंपोनेंट है। तो अब अगर यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नेम अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आप वीडियो पॉज कर करके यहाँ से आप नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास।